Hello and welcome to our YouTube channel, Shri Kheteshwar and Chalke Academy. In our previous section of this tomorrow chapter, we have been discussing related to Hagbard and how the barber was just mocking on Hagbard's thinking that his son will come one day. Let's move forward and study about what else he is saying in that tap room. Let's read it. Strange, though, that sort of thing, he would confess, with frankness of superior intelligence, seemed to be catching. His establishment, for instance, was near the harbour, and whenever a sailorman came in for a haircut or a shave, if it was a strange face, he could not help thinking directly, suppose he is the son of old Hagbard. He laughed at himself for it. It was a strong craze. He could remember the time when the whole town was full of it. But he had his hopes of the old chap yet. He would cure him by a course of judicious chaffing. He was watching the progress of treatment. Next week, next month, next year. When the old skipper had put off the date of that return till next year, he would be well on his way to not saying anything more about it. In other matters, he was quite rational. So, this too was bound to come. Such was Barber's firm opinion. तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो बार्बर है वो बात कर रहा था, अपने अंदर ही बातें बता रहा था कि ये उसके लिए एक बड़ी विचित्र कह सकते हो आप, इट्स शॉर्ट ऑफ थिंग, एक ऐसी अजीब स्ट्रेंज यानी अजीब सी बात है उसके लिए, विचित्र है, सहजता, और बहुत चतुर तरीके से वो अपनी बात को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है लोगों को, ठीक है ना, अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए। उदाहरण के लिए जैसे कि वो कहता था कि जो ये बंदरगाह जो हार्बर है, उस बंदरगाह के बारे उसका प्रतिष्ठान, यानी कहने का मतलब है कि जो उसका प्लेस है, एस्टेब्लिशमेंट है, किसका, बार्बर का, जो शॉप है, नाई की दुकान जो है, बंदरगाह के करीब थी। और जब भी कोई भी व्यक्ति जो सेलर होता है, ठीक है ना, वो अगर आता था यहाँ पर हेयर कट करवाने के लिए या सेविंग करवाने के लिए यहाँ आता था, और कोई अगर उसमें कोई अजनबी चेहरा हो जिसको वो पहले नहीं जानते थे या बड़ा ही अजनबी था, तो वो मान लेता था कि हो सकता है कि वह कौन है, बूढ़े हैग्बर्ड का बेटा है, हो सकता है कि बूढ़े हैग्बर्ड का बेटा है, और वो अपने ऊपर ही हल्का सा हंसने लगता है, अपने आप में ही अंदर ही अंदर हंसने लगता है कि शायद ये बूढ़े उसका बेटा है, हैग्बर्ड का। फिर वो कहता है ये तो बड़ा ही अजीब पागलपन था मेरा, ठीक है। कहने लगा आगे कि उस समय इस पूरे क्या नाम है, जो कुलब्रुक है, कुलब्रुक के अंदर पूरे के पूरे जो एक प्लेस है कुलब्रुक के अंदर, उस व्यक्ति के ऊपर चर्चा होने लग गई थी, हैग्बर्ड के बारे में बातें होने लग गई थी, ठीक है। लेकिन ये जो नाई था, जो ये बार्बर था, ये करता था कि उस बूढ़े आदमी की जो आशाएं हैं उन पे होप पर उम्मीद भी रखता था साथ में, और वह उसका तर्क संगत कहते हैं उसको, मतलब आप जब आप किसी का सपोज करते हैं और साथ में सपोर्ट लेते हैं उसका, और अपने बहुत ही मजाक उड़ाने वाले तरीके से बात करता था। वह उसके लिए उपचार की प्रगति he was thinking of the remedy for him, actually he was watching the progress of treatment, जो ट्रीटमेंट था उसके लिए वो भी देख रहा था ये कि किस तरीके से बूढ़े हैग्बर्ड को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ये सोच है ये शायद उसको पागलपन दिखाती है। पूरे शहर के अंदर, कोलब्रुक के अंदर ऐसी बात की जा रही है कि शायद हैग्बर्ड क्या हो गया है, पागल हो गया है। अब क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट देखने को मिलता है कि पहले शुरुआत के दिनों में तो वो कहता था कि नेक्स्ट वीक मेरा बेटा आ जाएगा, फिर उसने नेक्स्ट मंथ किया, और उसके बाद उसने नेक्स्ट ईयर कहने लग गया। तो अब उसको ऐसा लगा कि जो ओल्ड स्कीपर यानी जो जहाज बूढ़ा, जो ये जलयान का चालक था या कैप्टन था, जिस तरीके से ये तारीखें आगे बढ़ा रहा है, टाइम जो आगे बढ़ा रहा है, उसके रास्ते में कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं कहा, फिर उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करी। और अगर देखा जाए तो बूढ़ा हैग्बर्ड जो है दूसरे मामलों के अंदर, इन मोर अदर मैटर्स के अंदर बहुत रेशनल थिंकिंग रखता था, बहुत ही सुलझा हुआ सा तर्क संगत व्यक्तित्व का इंसान था, ठीक है।
और उसका ये मानना था कि उसका बेटा जो है, उसका जो लड़का है, वो ज़रूर वापस लौट के आएगा और उसको आना ही पड़ेगा। और सच वॉज द बार्बर्स ऑफ फर्म ओपिनियन, और वही बार्बर का भी फर्म ओपिनियन थी, उसके भी यही धारणा, यही मानना था कि वो भी यही कह रहा है कि वो ज़रूर लौट कर आएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो प्रीवियस अभी हमने पढ़ा है ना इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है कि बार्बर जो है वो टैप रूम के अंदर लोगों को ही बता रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में कि किस तरीके से उसकी सोच थी, किस तरीके से वो विचार करता था। जो भी नया बंदा आता था उसको देखकर बार्बर को ऐसा लगता था कि ये हैगबर्ड का बेटा हो सकता है, और ये जो उम्मीद थी उसके अंदर, हैगबर्ड के अंदर, उसको आगे ट्रीट कर रहा था वो, जिसमें उसने अलग अलग क्या बताया, टाइम बताने लग गया। पहले वो नेक्स्ट वीक के अगले हफ्ते आ जाएगा, तो और लोग पूछते थे आया क्या, आया क्या, तो उसने मंथ बताना स्टार्ट कर दिया। फिर और लोग पूछते थे तो फिर उसने ईयर बताना स्टार्ट किया। तो हो सकता है कि उसकी होप एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ओल्ड स्कीपर के बारे में उसको बहुत वो थी कि वो खुद तो चाहता ही, उसको उम्मीद थी, साथ में वो भी चाहता था कि उसको भी फर्म ओपिनियन था कि डेफिनेटली इसका बेटा एक दिन ज़रूर लौट आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। Nobody had ever contradicted him. His own hair had gone grey since that time, and Captain Hagberd's beard had turned quite white and had acquired a majestic flow over the number one canvas suit which he had made for himself secretly with tarred twine and had assumed suddenly, coming out in it one fine morning, whereas the evening before he had been seen going home in morning of broad cloth. क्या होता है भैया कि कोई भी जो व्यक्ति है कॉन्ट्राडिक्ट यानी उसको अपोज नहीं करता था, ठीक है, कोई भी उसकी बात को अपोज नहीं करता था, नाई की बात को, ठीक है ना। उसके खुद के बाल जो है ये सोच सोच के और क्या हो गए हैं, ग्रे हो गए, कहने का मतलब वाइट हो गए हैं, ठीक है ना। और जो हैगबर्ड है उसकी दाढ़ी तो बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। फिर जो उसका क्लोथ है, कैनवा जो सूट पहन रखा है, उस सूट के ऊपर वो वाइट कलर की दाढ़ी जो है फ्लो कर रही हुई नज़र आती है। अलग ही एक उसकी जो छवि है वो दिखती थी उसके अंदर। फिर और ये जो ड्रेस था, जो ये सूट था, ये उसके खुद के द्वारा ही सीक्रेटली क्या किया गया है, टार्ड ट्वेन यानी कलर किया गया है। रंगे हुए जो एक सुतली कपड़ा होता है, मटेरियल जो है ना, उसमें खुद ने उसने किया है और बनवाया है। मॉर्निंग के टाइम पे तो अचानक से वो क्या दिखाता है, थोड़ा सा यूँ उस कपड़े के बारे में अजीबपन दिखाता है, लेकिन शाम को वही कपड़े को पहन के और लौट आता है बाहर, उसी मटेरियल का बना हुआ, ठीक है। और बाकी इन वस्त्रों का वो क्या शौक मनाता है, कहता है कि ऐसे कोई कपड़े हैं, कौन पहनता है इस तरीके के घर पे कपड़े, और ऐसे वगैरह में बातें करता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It caused a sensation in the high street, shopkeepers coming to their doors, people in the houses snatching up their hats to run out, a stir at which he seemed strangely surprised at first and then scared. But his only answer to the wandering questions was that startled and evasive for the present. अब हाई स्ट्रीट में एक सनसनी सी फैल जाती है लोगों के बीच में, दुकानदारों के बीच में, और लोग घरों में से क्या कर रहे हैं, अपनी हैट तेज़ी से झपटते हुए लेते हुए और बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं। और ऐसी एक हलचल जो है पूरे शहर में मच चुकी थी वहाँ पर से, जिसमें और शुरू में उसमें काफ़ी आश्चर्य होने लगा था, बाद में थोड़ा डर लगने लगा लोगों को। लेकिन चौंकाने वाले जो प्रश्न था उसका एक ही उत्तर जो चौंकाने वाला और टालने वाला था कि केवल अभी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, बाद में ऐसा नहीं होगा। ऐसा उसका विचार, ऐसा उसका मानना था। The sensation had been forgotten long ago. एक जस्ट अ सेकेंड, आई लेट यू नो सम मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। जैसे एल्यूजन अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, एल्यूजन नहीं सॉरी इवेसिव, इवेसिव जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, उस इवेसिव का मीनिंग भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इवेसिव का यहाँ पर मतलब आता है आपके कि उत्तेजना होकर, ठीक है। स्टार्टल्ड एंड इवेसिव मतलब थोड़ा यूँ क्या कहते हैं उसको, एकदम उत्तेजित हो जाना, पहचान जाना। स्टार्टल तो चौंकना होता है, उस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। और नेक्स्ट है हमारा, द सेंसेशन हैड बीन फॉरगॉटन लॉन्ग अगो एंड द कैप्टन हैगबर्ड हिमसेल्फ इफ नॉट फॉरगॉटन हैड कम टू डिसरिगार्डेड द पेनल्टी ऑफ डेलीनेस एज द सन इटसेल्फ इज डिसरिगार्डेड अनलेस इट मेक्स इट्स पावर फेल्ट हेविली। ये जो सेंसेशन था इनका, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गई। ये सनसनी जो है लोग भूल गए, ठीक है ना। और
हो सकता है कि कैप्टन हैगबर्ट भी भूल गए हों, लेकिन अगर भूले नहीं हैं तो कैप्टन हैगबर्ट की जो लगातार जो बेटे की प्रतीक्षा है कि वो अपने बेटे के इंतज़ार में वहाँ पर बैठे हुए, आदत बनी हुई है, वो उनके लिए एक सज़ा के रूप में ही, एक पनिशमेंट के रूप में ही। ठीक है, चलिए, कि जिस तरीके से सूरज के अंदर तपती जो होती है, सूरज की जो गर्मी है उसमें खड़े रहना और बरकरार रहती है, ठीक है ना, और जिस तरह से शाम होते ही सूर्य का तेज प्रकाश जो होता है वो कम होने लगता है, तो उस तरीके से उसके लिए था कि वही मॉर्निंग में जितना भी पूरा ढूंढता था, पूरी सारी चीज़ें करता था, वेंडर करता था इधर से उधर, डोर टू डोर क्वेश्चंस पूछते हुए, तो उसको लगता था कि उसका बेटा ज़रूर आएगा, मगर धीरे धीरे वो चीज़ें शाम तक ख़त्म होती जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा साथ साथ में मेरे। कैप्टन हैगबर्ट्स मूवमेंट शोड नो इन्फर्मिटी। जो कैप्टन हैगबर्ट है उनकी जो गति है वो किसी प्रकार से कोई दुर्बलता महसूस नहीं हो रही थी उनके देखने से कि भाई ये दुर्बल पड़ गए हैं, ये कमज़ोर हो गए हैं, या इस तरीके की उनकी गति थी, कि उनकी तेज़ी थी, जिससे वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लगते। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं और बताता हूँ आपको आगे। ही वॉकड स्टिफली इन ही सूट ऑफ कैनवास। अपना जो सूट है कैनवास का उसमें बहुत ही स्टिफली ये चलते थे। अ क्वेंट एंड रिमार्केबल फिगर, एक ऐसा क्वेंट और रिमार्केबल फिगर था उनका जिसके अंदर वो चलते थे अट्रैक्टिवली, मतलब जो बहुत अट्रैक्टिवली ऑड लगता है, अट्रैक्ट भी खींचता है हमको, मगर ऑड अजीब सा जो दिखने वाला होता है वो भी तो हमारी नज़र मतलब अट्रैक्शन खींच लेता है ना, अजीब चीज़ें जो होती है, तो वैसा नज़र आ रहा था। Only his eyes wandered more furtively perhaps than of your। ठीक है, उसकी सिर्फ आंखें जो है वो थोड़ी और ज़्यादा इधर से उधर क्या हो रही थी, घूम रही थी। सिर्फ आंखें ही जो है उसकी वो बड़ी क्या कहते हैं, अपेक्षा करते हुए किसी चीज़ को, है ना, रहस्यमय तरीके से इधर से उधर भटक रही थी। और उसके जो तौर तरीके, जो उसके जो वे ऑफ मैनर है, एब्रॉड हैड लॉस्ट हिज एक्साइटेबल वॉचफुलनेस। जो एब्रॉड के मैनर थे वो कम से कम अपनी एक्साइटेबल वॉचफुलनेस है वो खो चुके थे। इट हैड बिकम पजल्ड एंड डिफिडेंट as though he had suspected that there was some way about him, something slightly compromising, some embarrassing oddity, and yet had remained unable to discover what on the earth this something wrong could be। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उसको उसके जो तौर तरीके, उसकी जो उलझन है वो संदेह पूर्ण हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उसको घबराहट, सोचने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि लोगों ने शायद उसकी उस बात के ऊपर समझौता कर लिया है। ठीक है, वह कुछ भी मतलब अलग घबराहट उसको अगर महसूस होती थी तो फिर भी उसको खोजने में जो असफलता उसको मिल रही है बार बार, ठीक है ना, तो वो सोचता है कि ऐसी भी क्या गलती मैंने कर दी है इस धरती के ऊपर, व्हाट रॉन्ग आई हैव डन विद दिस इन दिस अर्थ। ठीक है ना, ऑन द अर्थ क्या गलतियाँ मेरी है जिसके अंदर मुझे इतना सोचना या विचारना पड़ रहा है, ये सारी बातें मुझे देखनी पड़ रही है। He was unwilling now to talk with the townsfolk. He was unwilling to talk to with the townfolk. जो townfolk है, जो टाउन के लोग हैं, उनसे बात करने का वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं रहा, बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं होती कि वो उनके साथ बात करे। ठीक है, He had earned for himself the reputation of an awful skinflint, of a miser in the matter of living। ठीक है, उसने क्या किया कि अपनी खुद की एक ऐसी रेपुटेशन बना ली है लोगों के सामने, ठीक है, जो स्किन फिल्ट यानी माइजर, कंजूस जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, बहुत ही, तो वो अपने आप की उसने एक ऐसी छवि जो है, एक ऐसी स्थिति जो है अपनी बना चुका है वो सभी लोगों के सामने। He mumbled regretfully in the shops, bought inferior scraps of meat after long hesitation, and discouraged all allusions of his costume। ठीक है, अपनी ऐसी कंजूस छवि बनाई कि उसे रहन सहन के मामले में उसको कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी वो दुकानों में जाता था तो बहुत दुखी होकर, ठीक है ना, अपने मन में ही बोलता रहता था, बहुत उसको बहुत हिचकिचाहट सी रहती थी। ठीक है, और वो बहुत ही सस्ता मांस जो बिल्कुल मतलब बेकार पड़ा होता है, जो नहीं बिक रहा होता है, उस तरीके से टुकड़े जो होते हैं अंश के वो खरीदता था अपने, और अपने पहनावे पर उसको कभी भी किसी प्रकार का वो पछतावा नहीं था, उसको रिग्रेट नहीं था। ठीक है ना,
कोई भी उसको सिग्नल देता था कुछ भी तो उसको बिल्कुल वो ऐसा लगता ही नहीं था और हाँ उस चीज़ों को देखता था। कहने का सेंस है कि उसको कोई दुनियादारी से फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको कोई मैटर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या विचार रखते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ों से। एंड डिस्करेज ऑल इज कस्टम। इट वॉज द बार्बर हैड फोरटोल्ड, ये बार्बर था जिसने ये फोरटोल्ड, ये भविष्यवाणी की थी ये बातें पहले ही संकेत में तो तरीके से, जैसा कि नाई जो था पहले ही कह चुका था, इन चीज़ों के बारे में बता चुका था कि उसके साथ ऐसा हुआ है। फॉर ऑल वन could tell, he had recovered already from the disease of hope, and only Miss Bessie Carville knew that he said nothing about his son's return because with him it was no longer next week, next month, or even next year. It was tomorrow. हाँ, ये जो उसकी सोच थी, ये जो उसका विचार था, ठीक है ना, क्योंकि हर एक आदमी का एक जो आशा होती है, वो होप होती है, उसकी जो बीमारी उनको होती है वो सही होती हो, ठीक है ना, सही तो हो ही गया है और उसका शायद उम्मीद उसको नहीं लग रही है अब कि ऐसा कुछ होने वाला है लोगों को, ठीक है। लेकिन मिस बेसी जो है कार्विल, मिस बेसी कार्विल वो जानती थी कि वह अपने बेटे के लौटने के बारे में जो है कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वो उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं कहता था अगले हफ्ते या अगले महीने या अगले साल, जैसे कि बात वो चल रही है यहाँ पर। वह कहता था कि उसका बेटा कल आएगा, कल आ जाएगा, यानी कल, टुमारो। यहाँ पर वो क्या करता था, टुमारो ही दिखाता था अपने बच्चे के लिए कि मेरा बेटा कल ही आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने स्टार्ट कर लिया, पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं इससे। ही वॉज अनविलिंग नाउ टॉक विद द टाउन फोक। अब टाउन फोक के साथ जो है वो बात, अच्छा ये हमने कर लिया था, अनविलिंग था, यहाँ से है। इन द इंटीमेसी ऑफ बैकयार्ड एंड फ्रंट गार्डन ही टॉक्ड विथ हर पैटर्नली, रीजनेबली एंड डॉगमेटिकली। अब क्या करता था भैया, ये जो अपना मिस्टर हैगबर्ट था, तो बेसी के साथ उसका एक पैटर्नल लव था, प्यार पिता का रूप से, ठीक है ना। तो उस बात से वो उससे बात करता था, उस तरीके से वो उससे बात करता था। क्या करते थे कि उनके बैकयार्ड जो था वो सिमिलर था, बैकयार्ड दोनों का एक साथ था, ठीक है ना, विथ ऑफ टच ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है ना, पैटर्नली, रीजनेबली यानी विवेकयुक्त, एक रीजनेबल सोच के साथ। और डॉगमेटिक होता है हठ धर्मी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड आर्बिट्रेरीज होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय एन आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता करके जो किसी डिस्प्यूट को सेटल करते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो अब वो क्या करता था, बहुत ही हट के साथ, बहुत ही रीज़न के साथ, और इस तरीके से, जिस तरीके से मध्यस्थता कर रहा हो, मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा हो, इससे बात करता था। दे मेट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनरिजर्व कॉन्फिडेंस। वो एक ऐसे ग्राउंड पे मिलते थे जो अनरिजर्व कॉन्फिडेंस था, जहाँ पर किसी का भी इतना अधिकार, ऐसा लगता नहीं था कि किसी एक का प्रामाणिक अधिकार है वहाँ पर। विच वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय एन अफेक्शनेट विंक नाउ एंड मिस एंड देन, ठीक है ना। अब वो इस तरीके से बात थी कि उनकी, उसकी जो विंक, आंखें जो हैं पलक के, जिस तरीके से वो अपनी पलक को, आईलिड्स को ऊपर नीचे करता था, उस तरीके के एहसास से ही उसको पता लगता था कि जब भी उसको मिलता था उसको, तो उस तरीके से उससे बात करता था। किससे? मिस कार्विल से। मिस कार्विल हैड कम टू लुक फॉरवर्ड रेदर टू दीज विंग्स। अब मिस कार्विल जो है इन विंग्स को समझने लगी थी, ठीक है, समझने और जानने पहचानने की वजह से वो अब इन चीज़ों को देखने लगी थी हल्के से चेहरे पर दिए हुए अपने मुस्कुराहट से। एट फर्स्ट दे हैड डिस्कम्पोज्ड हर, द पुअर फेलो वॉज मैड। स्टार्टिंग में तो क्या किया, उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, अस्वस्थ से परेशानी हुई कि शायद आंखें ऐसे झपका रहा है, शायद ये व्यक्ति जो है थोड़ा क्या है, पागल है, ही इज़ टाइप ऑफ मेंटली लिटिल बट इल। आफ्टरवर्ड शी हैड लर्न टू लाफ एट देम। फिर धीरे धीरे वो उनके ऊपर हंसना स्टार्ट हो गई, उनके पलकों पर झपकने पर। जिस तरीके से वो पलकें झपकते थे, उन पलकों के झपकने पर वो थोड़ा स्माइल करना, हंसने लग गई, उसको हंसी आने लगने लगी। देन आफ्टरवर्ड शी हैड लर्न टू लाफ एट देम, देयर वॉज नो हार्म इन हिम, और इसमें कोई नुकसान नहीं था। नाउ शी वॉज अवेयर ऑफ एक्नॉलेज्ड pleasurable incredulous emotion expressed by faint blush। अब क्या है कि उसे पता लग गया, किस चीज़ का पता लग गया,
कि अस्वीकृति, किस तरीके से किसी चीज़ को अस्वीकृत करना है। इनक्रेडुलस का मतलब है अनबिलीवेबल, जो विश्वास नहीं हो सकता जिसके ऊपर, है ना। तो इन चीज़ों से उसको पता लग गया था और अपने चेहरे पर एक शालीनता के साथ वो अपनी आंखों में एक चेहरे पर क्या कहते हैं उसको, एक मुस्कुराहट लिए हुए, एक अलग सी भावना लिए हुए वो उसके सामने देखती थी। ही विंक्ड नॉट इन द लीस्ट वर्गरली, वो बहुत ही मतलब ये वल्गर नहीं था, उसका जो विंग था वो अनसिविल मैनर नहीं था, बिल्कुल एकदम मैनर्ड तरीके से विंग था। हिज थिन रेड फेस, उसका पतला सा लाल चेहरा, विद वेल मॉडल्ड कर्व्ड नोज, उसकी जो नोज़ है वो बहुत ही तरीके से एकदम कर्व्ड की हुई है। हैड अ शॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन द मोर दैट when he talked to her he looked with steadier and more intelligent glance। और जब वो मिस कैसी से बात करता था, मिस वैसी से बस की बातचीत होती थी, तो उसका चेहरे से बहुत ही एकदम विशिष्ट प्रकार का, अलग प्रकार का लगता था, एक विभिन्न प्रकार का लगता था, ठीक है, सॉरी विभिन्न नहीं, अलग प्रकार का लगता था, एक अलग उसकी जो है लुक वो आती थी, ठीक है, उसकी परफेक्ट नोज़ के साथ और सब चीज़ों के साथ, और स्थिर से लगता था। और हाँ, सबसे पहले जब उसको देखता था बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण उसको देखता था, ठीक है, बहुत ही उसको देखने में ऐसा उसकी आंखों में लगता था कि हाँ एक रिस्पेक्टफुली उसकी नज़र है। अ हैंडसम हेल अपराइट कैपेबल मैन विथ अ वाइट बियर्ड, एक हैंडसम हेल खुश मिजाज व्यक्तित्व का इंसान, हेल्दी तगड़ा, ठीक है, और इस तरीके का, और कैपेबल यानी जो गिफ्टेड हो, प्रतिभाशाली हो, इस तरीके के व्यक्ति क्या होते हैं, मिलते हैं उसको बातचीत करने के लिए, मतलब वो था विद वाइट बियर्ड। यू डिड नॉट थिंक ऑफ हिज एज, आप उसकी एज के बारे में बात ना सोचें। हिज सन ही अफर्म्ड हैड रिजेंबल्ड हिम अमेजिंगली फ्रॉम हिज अर्लीस्ट बॉयहुड, वो कहता है कि उसका बेटा जो है वो बहुत ही बाल्यावस्था से, उसका बेटा जो आश्चर्य रूप से उससे मिलता जुलता था, जो उसकी बाल्यावस्था की जो एज थी उससे उसके बेटे की जो है एज बहुत मिलती जुलती थी, दोनों की बाप बेटे मतलब एक तरह से एक दूसरे की शक्ल के ही लगते थे बिल्कुल दोनों, ऐसा उसका मानना था, इस प्रकार से उसकी सोच थी, इस प्रकार का उसका विचार था। हैरी वुड बी 130 नेक्स्ट जुलाई, ही डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया कि हैरी अगले वर्ष जो है 31 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर एज टू गेट मैरिड विद अ नाइस सेंसिबल गर्ल दैट कुड अप्रिशिएट अ गुड होम। अब वो कहता है कि हैरी अगले साल 31 साल का हो जाएगा, और अलॉन्ग विद दैट ये एक प्रॉपर टाइम है, ये एक प्रॉपर एज है जिसके अंदर एक नाइस सेंसिबल और अक्लमंद लड़की से विवाह हो जाना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। ही वॉज वेरी हाई स्पिरिटेड बॉय, वो कहता है कि मेरा जो ये पुत्र है ये बहुत ही जोशीला किस्म का है, जोशीले प्रकृति का, व्यक्तित्व का, नेचर का लड़का है। हाई स्पिरिट हस्बैंड्स वर द ईजीएस्ट टू मैनेज, वो कहता है कि जो पति हाई स्पिरिट होते हैं, जो पति वो जोशीले होते हैं, ठीक है ना, जो हस्बैंड्स निभाने के लिए आसान होता है, उनके साथ सबसे आसान तरीके से आप एक लड़की जो है निभा सकती है उनके साथ। दीज मैन सॉफ्ट चैप्स दैट यू वुड थिंक बट वुडंट मेल्ट इन देयर माउथ्स, दीज मैन सॉफ्ट चैप, ये जो तुच्छ विचारों वाले जो लोग होते हैं, छोटे छोटे दूसरे जिनकी सोच अच्छी नहीं होती है, आपको लगता है कि उनके मुंह में पखन नहीं पिल्ले, कहने का मतलब उनके मुंह में काम, उनके मुंह से बातें नहीं निकलेगी। इट्स लाइक ऑफ क्या कहते हैं उसको, कंपेरिव सिमिली टाइप है ये, कंपैरिजन के साथ, ठीक है, वे इट इज़ These men soft chaps that you would think butter wouldn't melt in their mouths were the ones to make a woman thoroughly miserable। इस प्रकार के व्यक्तित्व के नेचर जो कई व्यक्ति जो होते हैं, जिनकी सोच बहुत तुच्छ होती है, जिनका विचार बहुत गंदा होता है, वो एक महिला के जीवन को क्या कर देते हैं, बहुत ही बदतर बना देते हैं, बहुत ही गंदा बना देते हैं। एंड देयर वॉज नथिंग लाइक अ होम, अ फायर साइड, गुड रूफ, नो टर्निंग आउट ऑफ योर ओन वार्म बेड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेदर। नहीं माय डियर, तो वो कहता है कि देखो एक मेरी प्यारी बच्ची, एक खुद का घर जिसमें अपना खुद का चूल्हा, अपना खुद का गर्मा गर्म एक प्यार का एहसास हस्बैंड वाइफ के बीच का, और अपने बिस्तर से कभी बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ मेरी बच्ची, कितनी अच्छी बात कह रहा है एक वर्ड, वो उसको किसी तरीके से, वो एक्चुअली में उसको मनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसकी बच्ची जो है वो एग्री कर जाए, वो मिस बेसी जो है वो एग्री कर जाए कि वो जब हैरी लौटेगा तो हैरी से शादी कर लेगा। कैप्टन हैगबर्ट हैड बीन ऑफ दोज सेलर्स दैट परस्यू देयर कॉलिंग विद इन साइट ऑफ लैंड, ठीक है ना। कैप्टन हैगबर्ट जो है वो इस तरीके का व्यक्तित्व का इंसान था कि वो अपनी ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं जाता था यात्रा के लिए, आसानी से उसकी अपनी ज़मीन दिखे वैसा यात्री था। वन ऑफ माइनी चिल्ड्रन ऑफ बैंकरप्ट फार्मर,
अब वो एक बैंकरप्ट फार्मर, यानी ऐसा फार्मर जिसका दिवालिया घोषित हो चुका है, उसका पुत्र था। ही हैड बीन अप्रेंटाइज्ड हरीडली इन कोस्टिंग स्कीपर, ठीक है ना, जल्द ही उसको क्या किया गया, तेज़ी से उसको परीक्षण दिया गया इस स्कीपर बनने का, एक कोस्टिंग स्कीपर बनने का। स्कीपर मतलब कैप्टन टाइप जहाज़ का। एंड हैड रिमेन ऑन द कोस्ट ऑल ऑफ हिज लाइफ, और वो हमेशा अपने कोस्ट पर ही रुका है, अपनी पूरी ज़िंदगी सी लाइफ जो है उसकी कोस्ट पर ही रही। इट मस्ट हैव बीन हार्ड वन एट फर्स्ट, ही हैड नेवर टेकन टू इट, शुरुआत में उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा, मगर उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हिज अफेक्शन टर्न टू द लैंड, उसका जो अफेक्शन है वो लैंड के साथ टर्न हुआ, ठीक है ना, विथ इट्स इनन्यूमरेबल हाउसेस, जहाँ पर इनन्यूमरेबल हाउसेस थे, विथ इट्स क्वाइट लाइव्स गैदर्ड अराउंड एट फायर साइड्स, ऐसी ज़िंदगी हैं जो फायर साइड्स के बिल्कुल पास में आकर अपने समय को व्यतीत करती हैं। मैनी सेलर्स फील एंड प्रोफेसर रेशनल डिसलाइक फॉर द सी, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो प्रोफेशनली क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं किसको, समुद्र को, सी को। बट हीज वॉज अ प्रोफाउंड एंड इमोशनल एनिमोसिटी, उसकी एक बहुत ही प्रोफाउंड एनिमोसिटी थी। एनिमोसिटी का मतलब है यहाँ पर शत्रुता, दुश्मनी, ठीक है ना, उस चीज़ के साथ। एज इफ द लव ऑफ स्टेबलर एलिमेंट हैड बीन ब्रेड इन टू हिम थ्रू मैनी जनरेशन, ऐसा लगता है कि जो प्यार है ज़मीन से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, जो प्यार है ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रति, उसमें पीढ़ियों से प्राप्त था, बहुत ही समय से भाव था, बहुत समय से उसके पास था। तो देखिए हमने बात करी है कैप्टन हैगबर्ट के बारे में। कैप्टन हैगबर्ट के बारे में हमने अभी तक इतना पढ़ा है, जिसके अंदर आपको पता लगा है कि क्या क्या हो रहा है। एक आज के टेक्स्ट में हमने किया कि पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि आपका जो ये बार्बर है वो कैप्टन हैगबर्ट के बारे में बात कर रहा है, अपने उस टैप रूम के अंदर बहुत सारे लोगों को बता रहा है। फिर उसके बाद उसको दया भी आती है, उसके ऊपर विचार भी करने के लिए आता है। फिर कैप्टन हैगबर्ट के बारे में ये चर्चाएँ भी होती है कि वो संघी किस्म का है पूरे एरिया के अंदर। फिर उसका ट्रीटमेंट होने लग जाता है, मतलब लोगों को पहले जहाँ वो नेक्स्ट वीक बताता था, फिर नेक्स्ट मंथ बताने लगता है, फिर नेक्स्ट ईयर, अब टाइम ज़्यादा बताने लग गया। तो टाइम ज़्यादा बताने के लिए उसके पास ये मैटर तो रहा ही, साथ साथ में उसके लिए ये फ़ायदा हो गया कि भाई लोग उससे दूरी बनाने लग गए। और दूसरी चीज़ क्या है, वो भी लोगों से दूरी बना के रखता था, ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था, लोग उसको संग की थोड़ा पागल सा समझते थे। अब क्या करता है कैप्टन हैगबर्ट, चाहता है कि मिस बेरीसी जो है कैरवेल, वो उसके बेटे से शादी करे जब भी वो आए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी बेटे के आने का तो कुछ पता है नहीं, लेकिन वो मिस बेसी को अपने बेटे की अच्छाइयों के बारे में बता के और पहले से ही उसको रेडी और इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको चैप्टर जो सेशन है वो समझ में आया होगा। हम बाकी का हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।